हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर सेकंड मोशन इन एन स्ट्रेट लाइन को। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है उसको आप लोग ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अंतर यहाँ पर और वहां पर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर अब चीजें लेवल अप होंगी। वहां पर आपने एक इंट्रोडक्शन की तरह देखा चीजों को कि मोशन क्या होता है, फिर वहां पर किस तरीके से जो बाकी चीजें हैं हमारी, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इन सब चीजों के बारे में वहां पर आपने पढ़ा था। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे साथ ही साथ, और वहां पर हम लोग अपने लेवल जो है उन सारी चीजों का उसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्लियर? तो देखिए, मोशन जो है वो बहुत कॉमन है, एवरीथिंग जो भी मौजूद है यूनिवर्स में उन सब में। ठीक है, जैसे 9th क्लास में एक्सप्लेन किया गया रहा होगा आपको, या आपको याद हो कि मैं मोशन में हूं या नहीं हूं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन मुझे देख रहा है। ठीक है, यानी कि रेफरेंस किसके रेफरेंस पे मुझे देखा जा रहा है। तो तब बात आती है कि मैं मोशन में हूं या नहीं। तो हर एक चीज मोशन में हो सकती है और हर एक चीज रेस्ट में भी हो सकती है। ठीक है, तो वैसे अगर कहा जाए तो हर चीज हमारी मोशन में हो सकती है। तो मोशन जो है वो हर चीजों पे बहुत ही कॉमन है इस यूनिवर्स पे। हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, या फिर हम लोग सो भी रहे होते हैं, तब हमारे अंदर और बाहर एयर आती जाती है लंग्स पर, ब्लड फ्लो करता है हमारी आर्टरीज और वेन्स पर, या फिर पत्तियां गिरती हैं पेड़ों से, या फिर वाटर फ्लो करता है रिवर में या फिर डैम पर, ऑटोमोबाइल्स, प्लेन का इधर उधर जाना, मोटरसाइकिल, हाँ, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पर मोशन ही तो है। अर्थ रोटेट कर रही है वंस एवरी 24 आवर्स, एक आवर मतलब एक दिन में 24 आवर्स में वो क्या कर रही है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है। एंड रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इन ईयर, और सन के चारों तरफ एक साल में वो अपने चक्कर को कंप्लीट करती है। द सन इटसेल्फ इज इन मोशन, जो सन है वो खुद भी मोशन में है मिल्की वे पे। ऐसा नहीं कि सन ऐसे रुका हुआ है, सन भी मूव कर रहा है मिल्की वे में। तो विच इज अगेन मूविंग विद इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, और जो मिल्की वे है, मिल्की वे भी मोशन में है। यहां तक कि जो हमारा यूनिवर्स है वो खुद में एक्सपेंशन में है पूरा। तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज जो है वो किसी ना किसी तरीके के मोशन में है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। जो मोशन होता है हम लोग जानते हैं वो क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। समय के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होता है समय के साथ, तो हम बोलते हैं कि वो किस पे है, मोशन में है। ठीक है, फिर अब ये बात आती है कि किसी की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, वो कैसे चेंज हो रही है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि किसी की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ। ठीक है, तो फॉर दिस वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहां पर हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, और साथ में एक रेक्टिलिनियर मोशन पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है उसको भी हम लोग यहां पर अपना पढ़ेंगे। और जो पूरा का पूरा ये चैप्टर है वो डेडिकेटेड होगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है या फिर इधर से इधर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो मोशंस हैं वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर जो स्टडी है अपनी उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे मोशन। तो वहां पर हम रिस्ट्रिक्टेड मोशन को देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर रिस्ट्रिक्टेड मोशन को देख रहे हैं। क्लियर? तो उस तरीके के जो मोशन जो हमारे एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर कन्फाइंड होते हैं। स्ट्रेट लाइन पर कन्फाइंड का मतलब वो कहीं और नहीं जा सकते। जैसे कि एक लंबा सा रॉड हो और उसमें क्या करें कि हम एक रिंग को डाल दें। ठीक है, एक लंबा सा रॉड है, उस पर एक रिंग को डाल दें, तो रिंग का अब जो मोशन है इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा, कन्फाइंड टू दैट रॉड। वो भी कैसा, स्ट्रेट लाइन पर।
या फिर जो राइफल होती है, राइफल में बैरल होती है, उस बैरल से जब हमारा हमारी बुलेट निकलती है, उस राइफल से जब एक बुलेट निकलती है, तो वो कैसा है, एक स्ट्रेट पाथ में कन्फाइंड होती है, और वो ऐसा स्ट्रेट मोशन होता है। या फिर जब कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करते हैं तो ये क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। ग्रेविटी के बारे में या ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में आप लोग ने क्लास 9th में पढ़ा था। तो कुछ चीजें हैं जिनको कि मैं यूज करूंगा, जो कुछ वर्ड्स हैं इनको यूज करूंगा, हो सकता है वो आपके लिए नए हो, बट मैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, क्योंकि वैसे तो वो आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे, बट फिर भी मैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग क्या हो गए वो उन चीजों को भूल गए हों। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि अपना पूरा जो हमारा डिस्कशन है वो इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन पर ही रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो भी कैसा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्लियर? तो फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट वगैरह को डिस्कस करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि देखो, कभी ऐसा होता है ना कि हम मूव कर रहे हैं, हमारे साथ कोई बगल में जो बस है, या मान लीजिए हम लोग बाइक में मूव कर रहे हैं, हमारे बगल से बस निकल गई, अब बस पीछे से आ रही थी फिर आगे निकल गई, या बगल में जो दूसरी बाइक चल रही तो उसकी बाइक और हमारी बाइक एक ही तरफ चल रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं जब उस बाइक को देख रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो मेरे जस्ट बगल में ही है। तो रिलेटिव मोशन का क्या मीनिंग होता है वो चीज भी यहां पर देखेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब यही होता है कि हमारे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी या उसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी, यही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस चैप्टर से लेकर चैप्टर जो आपका वर्क एनर्जी पावर है, वहां तक जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानकर ही ट्रीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। क्योंकि जैसे कि ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मैं बात करूंगा कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। और अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट होगा, तो जब इस पे किसी तरीके से मोशन आएगा तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब क्या होता है कि इसमें और भी चीजें ऐड होती हैं, जो कि आप जाकर पढ़ेंगे चैप्टर, जो हमारा जो चैप्टर हमारा 6th है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, वहां पर आप जाकर इसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए क्या है कि हम अपना जो पूरा ध्यान है वो किस पर लगाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी पर लगाएंगे, अप टू वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि चैप्टर 5th तक। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2nd, फिर 3rd, 4th और 5th तक हम क्या सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानकर चलेंगे। और जो हमारा उस पे वो होगा, क्या कहते हैं, डिस्कशन, जब फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट माना जाएगा तब वो हम उसको नेक्स्ट चैप्टर, मतलब जो उसका नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, वहां पर उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर फिर और नई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फॉर एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये सारा जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो इस बात को लेकर है कि लेट अस सपोज कि ये बॉटल है हमारी, और इस बॉटल को हमने क्या किया, किसी तरीके से 20 मीटर दूर फेंक दिया। अब 20 मीटर दूर मैंने इसको फेंका है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उस 20 मीटर के कंपैरिजन में इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, बहुत छोटी है। तो वैसे भी अगर हम लोग देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को जब फेंकेंगे हम, तो क्या होगा कि हमें सिर्फ ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट चला गया, ये ऐसे गया। तो हम ओवरऑल ऑब्जेक्ट में कैसा रोटेशन वगैरह हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, यही बोलेंगे कि हमने यहां खड़े होकर फेंका था और वो 20 मीटर दूर जाकर गिर गया, तो हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना था। अगर इसकी जगह पर हम अगर एक छोटे से मार्बल को फेंकते, या छोटे से पेबल को फेंकते, छोटा पत्थर जो होता है उसको फेंकते, तब भी हम
सेम चीज ही कहते कि हमने यहां से फेंका 20 मीटर दूर गई, हमने यहां से फेंका वो 20 मीटर दूर गया, हमने यहां से फेंका वो 20 मीटर दूर जाकर गिरा, यही बोलते। ये नहीं बोल रहे हैं हम कि ये जब हमने फेंका है तो वो रोटेट कर रही है या नहीं कर रही है, किधर मूव कर गई, ये सब नहीं बोल रहे हम। इधर से बोल रहे हैं कि हमने इधर से फेंका वो 20 मीटर गई। ठीक है, तो इन सभी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ही है हमारे पास, क्योंकि जब फाइनाइट साइज आ जाता है ऑब्जेक्ट्स का तो वहां पर फिर हमारी जो मैकेनिक्स होती है वो थोड़ा नया रूप लेती है। तो पहले जो सिंपलर चीजें हैं उनको पढ़ते हैं, फिर जाकर कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं। इस कारण से हम लोग धीरे 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 पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, उसके बाद फिर जाकर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह की जब बात आती है तब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी स्पेसिफिक चीजों को पढ़ेंगे। धीरे धीरे करते आगे समझ पे आता जाएगा आपको। ठीक है, तो इन अ गुड नंबर ऑफ सिचुएशंस इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेग्लेक्टेड। यही है ना कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर चीजों को स्टडी कर सकते हैं। दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट मच एरर। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो देखो शुरुआत की जो आपके चैप्टर्स है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ये काइनेमेटिक्स के चैप्टर है। किसके चैप्टर है? काइनेमेटिक्स के हैं। इस पे हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो इस पे मोशन आ रहा है, वो किस कारण से आ रहा है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन चेंज हुई तो ये मोशन में है, पोजीशन चेंज हुई थी तो कुछ वेलोसिटी आई होगी, वेलोसिटी थी तो क्या वेलोसिटी में कोई घटोत्तरी या बढ़ोतरी है, अगर ऐसा है तो उस पर एक्सेलरेशन हो सकता है। बस यहां तक हम लोग देखते हैं। हम नहीं बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसका मास कितना है, इन सब के बारे में हम लोग यहां पर बात नहीं करते हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ये दो चैप्टर्स हमारे काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं, यानी कि जहां पर हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं बिना ये जाने कि उस मोशन का कॉज क्या है। और जब हम लोग मोशन की कॉज को जानते हैं तो बात आ जाती है फोर्स की, और फिर वो आ जाता है हमारा डायनेमिक्स पार्ट, क्योंकि जब फोर्स आता है तो हमें मास भी कंसीडर करना होता है, तो जाकर वो सारा किस पे आ जाता है, हमारा डायनेमिक्स पार्ट पर। ठीक है, ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और मोशन इन प्लेन है, इसमें कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास कितना है, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर लिखा भी होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, बट जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, यानी कि अभी से जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, ये सेकंड है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ वाला जो चैप्टर है, उस फोर्थ चैप्टर पे हम लोग को मास के बारे में बात करनी होगी, फोर्स के बारे में बात करनी होगी। तो वहां पर फिर बात आती है कि फोर्स कैसे मतलब फोर्स की कब जरूरत होती है ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, फोर्स की क्या जरूरत होती भी है, और अगर होती है तो कितनी होती है, और फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी में कैसे लगाती है। और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को देता है न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बट अभी हमें क्योंकि पढ़ना है ये वाला चैप्टर जहां पर कि क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट कॉजेज मोशन डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर फोर्थ। वही चीज चैप्टर फोर्थ यानी कि लॉज ऑफ मोशन की बात यहां पर आ जाएगी। ठीक है, चैप्टर फोर्थ पर क्लियर। तो अब यहां से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। किसको देखते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। अब देखिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं। यहां पर एक नई तरीके की वेलोसिटी आप सीखेंगे जिसको कि बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, क्षण, क्षण, क्षण समझते हैं हिंदी में। इंस्टेंट, इसी समय। जैसे किसी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, वो रेस्टोरेंट पे गए और उनसे कहा कि तुरंत लेकर आइए, जो भी आपके पास खाना हो तुरंत अभी लेकर आइए, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी डिश जो आपके अवेलेबल हो इसी जगह यहीं पर, वो हमें
चाहिए, तुरंत अभी ही चाहिए, अभी ही अभी चाहिए। कैसे कैसे दे सकते हैं? तो जब आपने वहां पर डिमांड करी कि अभी चाहिए, ठीक है, क्या डिमांड करी कि अभी चाहिए, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? उसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने वहां पर जो डिमांड करी थी वो थी इंस्टेंटेनियस डिमांड, कि हमें अभी चाहिए, तुरंत इसी क्षण चाहिए, जो भी होगा इसी क्षण होगा। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस से मतलब। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और आपने कहा इस समय, इस समय इसकी वेलोसिटी इतनी है, इस समय इसकी वेलोसिटी इतनी है। तो आपने जब कहा इस समय इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो वो जो वेलोसिटी आप बात कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जबकि एवरेज वेलोसिटी को बोलते हुए हम ये कहते थे कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, इतनी एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते वक्त हम ये बोलते हैं कि इस क्षण पर उसकी वेलोसिटी इतनी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी इतनी थी, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी इतनी थी, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर इतनी वेलोसिटी थी। तो अब बात आती है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम जो इतना बड़ा टाइम है उसको क्षण बना देंगे, ठीक है, एक इंस्टेंट बना देंगे। तो इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं कि देखो, जो हम लोग ने समय लिया कि एक इधर से इधर तक जाने में जो समय लगा, अगर मान लेते हैं कि इधर से इधर तक जाने में जो समय लगा है हमारा, वो है डेल्टा टी। कितना है? डेल्टा टी। ये जो डेल्टा रिप्रेजेंटेशन होता है ये इस तरीके का, वो रिप्रेजेंट करता है चेंज। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज। तो डेल्टा टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बता रहा है डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम। क्या बता रहा है? चेंज इन टाइम। तो जब ये चेंज इन टाइम बता रहा है, या फिर एक टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, कि जैसे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो एक टाइम इंटरवल है कि जो हमारा, जब जब हम लोग ने चलना स्टार्ट किया, तो लेट अस सपोज ऐसे 10 बजे से चलना चालू किया अगर हम लोग ने, और यहां पर पहुंच गए हैं 11 बजे, तो डेल्टा टी कितना हो गया? 1 घंटा। डेल्टा टी कितना हो गया? 1 आवर। अब अगर मैं इसी को क्या करूं, थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं, अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं कि 10 बजे से लेकर, या फिर जैसे यहां पर मुझे पता करना है कि इस जगह पर वेलोसिटी कितनी है, तो मैं क्या करूं कि यहां से लेकर यहां तक ऑब्जर्व करूं। तो जब यहां से लेकर यहां तक ऑब्जर्व करूंगा इस इंस्टेंट पर, तो हम मैं क्या करूंगा कि जैसे 10:25 से लेकर 10:30 तक मैंने देखा, और फिर पोजीशन में क्या चेंज आया था, पोजीशन में क्या चेंज आया था उसको डिवाइड कर दिया चेंज इन टाइम से, यानी कि 5 मिनट से डिवाइड कर दिया, तो हमारी स्पीड निकल कर आ गई थी। बट वो भी क्या बनी है? एवरेज स्पीड ही बनी है, या फिर एवरेज वेलोसिटी बनी है यहां से लेकर यहां तक। अब इस टाइम इंटरवल को मैं और थोड़ा छोटा कर दूं, यानी कि यहां से यहां कर दूं, यानी कि 10 बजकर, अगर मुझे अगर 10:28 पर चाहिए कि वेलोसिटी कितनी थी, तो मैं क्या करूंगा, 10:27 और कुछ मिली सेकेंड्स, और इस तरफ हो जाएगा हमारा 10:28 और कुछ मिली सेकेंड। यानी कि उस इंस्टेंट पर अब हम क्या करें, और छोटा इंटरवल ले लें, और छोटा इंटरवल ले लें, और छोटा इंटरवल। ये इंटरवल इतना छोटा कर दें, ये इंटरवल इतना छोटा कर दें, जैसे अभी 1 घंटा था, फिर हमने घटाकर उसको 5 मिनट कर दिया, फिर उसको और घटाकर 2 मिनट कर दिया, फिर और घटाकर 1 मिनट कर दिया, और घटाकर आधा मिनट, फिर कुछ सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर आधा सेकंड, फिर उस आधे सेकंड का भी हमने आधा कर दिया, यानी 1/4 सेकंड। उस 1/4 का फिर हमने आधा कर दिया, तो 1/8 हो गया। इस तरीके से करते करते आप छोटे करते जाइए, छोटे इंटरवल्स लेते जाइए, और इतना छोटा इंटरवल लीजिए कि वो क्षण बन जाए। वो क्या बन जाए? क्षण बन जाए। यानी कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, आप जहां से स्टार्ट करें और जहां खत्म करें वो एक ही पॉइंट हो। जिस जगह पर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें और जहां पर आप ऑब्जर्व करना एंड करें, वो आपका एक ही पॉइंट हो इन द टाइम, तो उसको बोलते हैं हम कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। उस इंस्टेंट को दिखाने के लिए हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है? अभी जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उसका यही मीनिंग है
स्टार्ट करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की डिफिनीशन से और उस पर ये लगा देते हैं कंडीशन। देखो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब हमें इंस्टेंट की बात करनी है तो जो चेंज इन टाइम होगा हमें बहुत रिड्यूस करना होगा। अगर हमें इस इंस्टेंट पर बात करनी है तो जो हमें ऑब्जर्व करना चालू करना होगा वो इसी के पास करना होगा। तो इतना पास इस पे करना है कि जो हमारा डेल्टा टी है उसकी वैल्यू रिड्यूस होकर जीरो के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए और टेंडिंग टू जीरो हो जाए, उस पर डिफरेंस है। टेंडिंग टू जीरो का मतलब है जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो का मतलब है एक्चुअल में जीरो नहीं है, वैल्यू छोटी होती जाएगी छोटी होती जाएगी और जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, बट कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी। यानी कि जैसे कि अगर एक ग्राफ बनाया जाए जहां पर कि ग्राफ ऐसे घटे 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 और ये ग्राफ क्या होता रहे, बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, कभी भी ये वैल्यू जीरो ना होने पाए, कभी भी ये वैल्यू जीरो ना होने पाए, घटता रहे घटता रहे घटता रहे और ये कभी भी वैल्यू जीरो ना होने। तो इस तरीके के जो ग्राफ हमारा एक तरीके से बनेगा वो कहलाता है टेंडिंग टू जीरो। क्या कहलाता है? टेंडिंग टू जीरो। एक तरीके से कह लीजिए कि जो क्वांटिटी है हमारी वो घट रही है, घटकर जीरो पहुंचने की कोशिश कर रही, बट कभी जीरो नहीं हो पा रही। जैसे कि मैंने अभी देखा कि एवरेज वेलोसिटी हमने लिखी और एवरेज से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहुंचने तक क्या करना है हमें, वो जो टाइम इंटरवल है, जो बड़ा सा टाइम इंटरवल है उसको घटाओ। 1 घंटे का था, आधे घंटे देखो, आधे घंटे देखा तो उससे भी और घटाओ, 15 मिनट तक देखो, 15 मिनट देख लिया। तो इस इंस्टेंट पर अगर हमें पता करना है कि वेलोसिटी कितनी है तो यहां पर घटाओ टाइम इंटरवल, पोजीशन चेंज देखो, यहां पर पोजीशन चेंज देखो, यहां पर देखो, अब इतने पर देखो कि वो उसी इंस्टेंट की बात हो। तो वही मीनिंग होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब कि हमने इस चीज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बन जाएगा, इस पूरे को बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी। और इस तरीके से हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइंड होती है। अब यहां पर dx बाई डी टी का क्या मीनिंग है? आप अगर मैथ्स वाले हैं आप तो आप लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, और अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आप सीख सकते हैं डिफरेंशिएशन को। उसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक्चुअली कुछ ऐसी चीज होती है जो कि हमारा यूज होता है। कोई मान लो एक कर्व है हमारा, ठीक है, एक कर्व है, तो उस कर्व के इस इंस्टेंट पर टेंजेंट क्या है, ठीक है, अगर हम एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो उस टेंजेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अगर ये एक्स इधर है और टी इधर है, वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये वाला जो ग्राफ था वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था टाइम के वेरिएशन के साथ। और हमें इस इंस्टेंट पर पता करना है अगर कि क्या होगी वेलोसिटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा डीएक्स बाई डी टी में। और डीएक्स बाई डी टी रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट पर इसका स्लोप, ठीक है, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप, और यानी कि डीएक्स बाई डी टी इस टेंजेंट को यहां पर रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये ग्राफ, यहां पर क्या किया गया है, एग्जाम्पल देखिए। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते तो एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती थी, जैसे P1 पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और P2 तक पहुंचे। तो यहां से यहां तक जाने में हम क्या करें, फाइंड कर लें कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिवाइड कर दें कि कितना समय लगा। तो जब ऐसा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहां पर कि जो हमें समय लगा वो लगा इधर से इधर 2 सेकंड, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 2 से लेकर 5 यानी कि 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक। P1 से P2 तक अगर देखें 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और कितने समय पर हुआ, अंतर देखो, 5 - 3 यानी कि 2 सेकेंड्स पर। तो ये बन जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो निकल कर आई है, ये निकल कर आई है एवरेज वेलोसिटी, ये निकल कर आई है एवरेज वेलोसिटी, 3 से लेकर 5 सेकंड तक ये निकल कर आई है एवरेज वेलोसिटी। अब इस पे अगर क्या किया जाए,
ये जो टाइम इंटरवल था इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया जाए। तो टाइम इंटरवल अगर हम लोग रिड्यूस करें और देखें किस पे, ये जो हमारा Q1 और Q2 के बीच में, तो यहां पर देखो 3.5 है और ये 4.5 है। तो 3.5 से लेकर 4.5 तक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 4.5 माइनस 3.5 जब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1। ठीक ठीक है, कितना मिल जाएगा? 1। क्लियर? तो 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको अगर हम लोग माने कि ये कुछ 3 के आसपास हुआ या फिर 3.5 ऐसा कुछ भी हुआ, ये वैल्यू एग्जैक्ट हम लोग देख सकते हैं कि कितना हुआ। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि ये 3.5 सेकंड से लेकर 4.5 सेकंड तक है, और जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा ड्रॉ करके। लेट अस सपोज 4 से 8 हुई है, यानी कि 4 मीटर। 8 माइनस 4 यानी कि 4 मीटर। तो 4 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये 4 मीटर पर सेकेंड नहीं आना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। उस नहीं, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड आया ना, ठीक है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ गई वैल्यू। और उसके बाद फिर T1 T2 ले अगर हम लोग, तो T1 T2 क्या होगा, और छोटा सा टाइम इंटरवल है। इसी तरीके से हम एक और छोटा टाइम इंटरवल ले, इसी तरीके से एक और छोटा टाइम इंटरवल ले, फिर यहां पर और एक छोटा टाइम इंटरवल ले। यानी कि अगर इसको मैं जूम कर दूं, अगर मैं इसको क्या करूं, जूम कर दूं, तो जूम करने से क्या होगा, इसके टाइम इंटरवल को हम और यहां पर देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसकी टाइम इंटरवल जो है इसको हम और क्या कर सकते हैं, यानी कि यहां पर हम क्या करें, ऐसा टाइम इंटरवल बना दें, इसको और जूम करिए और छोटा टाइम इंटरवल लीजिए, और जूम करिए और छोटा टाइम इंटरवल लीजिए, और करिए और छोटा टाइम इंटरवल लीजिए। वो टाइम इंटरवल इतना छोटा होना चाहिए कि टेंडिंग टू जीरो हो। क्या हो? टेंडिंग टू जीरो। बात समझ पे आ गई? तो जब आप इस तरीके से करेंगे टेंडिंग टू जीरो, तो क्या होगा कि यहां पर जो हमारा ये पूरा वेलोसिटी है वो डिफाइन हो जाएगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग को पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलकर आती है। अगर हमें निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरीके से निकलकर आ जाएगी। ठीक है, समझ पे आई बात? तो हम इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें। अब इसी को अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें, ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ये बना हुआ है ना, ब्लू कलर वाली जो लाइन बनी है जिसको कि हम ग्राफ बोलते हैं, ये, या इसको कह लीजिए ये पूरा ग्राफ है, इसका ये कर्व हो गया। तो ये कर्व हो गया ये। तो इस कर्व का हम एक इक्वेशन देख सकते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन पता होगी तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी होगी, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर या 3t, इस तरीके से कोई कुछ इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की कुछ इक्वेशन हो सकती है। तो जब ऐसी इक्वेशन होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमें t इक्वल टू 3 पर पता करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका यूज करेंगे कि dx बाई dt होता है, और ये बन जाता है वेलोसिटी। तो इस तरीके की इक्वेशन देखो जहां पर कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ t है, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टी। यानी कि देखो ये जो इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअली। इस इक्वेशन का यहां पर ये ग्राफ नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। और एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर ऐसा कुछ होता तो ये टी स्क्वायर माइनस 3t ऐसे बना होता। अब हमें इससे टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर अगर वेलोसिटी बतानी होती तो हम क्या करते, dx बाई dt करते। तो dx बाई dt करने से क्या होता, हमारे पास एक रूल होता है कि जैसे लेट अस सपोज हमारे पास t टू द पावर n ऐसे लिखा हुआ है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं t टू द पावर n को विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये हमारा हो जाता है n t टू द पावर n-1। ठीक है, ये बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब यहां पर करेंगे तो ये बन जाएगा d बाई डी टी, ब्रैकेट में ये टी स्क्वायर माइनस 3t
और उसके बाद ये जो डी बाई डी टी है ये अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी, यहां पर टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी, और ये 3t। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2t माइनस 3। अब यहां पर 3 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सॉरी टी की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 - 3, यानी कि ये बन गया 6 माइनस 3 यानी कि 3। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी एट द इंस्टेंट ऑफ टी इक्वल टू 3 सेकेंड। जब टी इक्वल टू 3 सेकेंड होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी, ये हमें पता चल गया। अगर हमारे पास जो वेलोसिटी होती वो कुछ इस तरीके की होती। तो इससे हमें क्या समझ पे आया कि अगर हम चाहें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा कि कैसे ये जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो डिफाइंड होती है। इसके आगे जो लेक्चर होगा उस पर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।